और वो भी बड़ा परेशान करने के बाद। देखिए, अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक टिकट का आधार ये नहीं है। टिकट का आधार हमारा कार्यकर्ता है, हमारे नेतृत्व के आंकलन का है, और जहाँ उन्होंने ठीक समझा वहाँ टिकट दी है और सबसे बड़ी चुनौती दी है। बस मैं समझता हूँ कि यूनुस खान साहब जहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, सब मुझसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। उन्होंने ललकारा है, अपने आप को होने वाले मुख्यमंत्री साबित करने के लिए 7 लगे हुए हैं कि कुर्सी मेरी है। उस कुर्सी पर बैठने से रोकने के लिए हमारे दमदार नेता चुनाव मैदान में उतरे। यूनुस खान 1 लाख के बराबर। क्या बात है। मैं यूनुस खान साहब से 3 दिन पहले मिल के आया हूँ साहब टोंक में, थोड़े से परेशान नजर आ रहे थे। मैं उनकी क्षमताएं जानता हूँ, ना वो परेशान है ना मैं परेशान हूँ। हम लड़ेंगे, जम के लड़ेंगे। ठीक है सर, एक चीज और, क्या बीजेपी की डिपेंडेंसी मोदी से पर ज्यादा है कि जब वो आएंगे तो कुछ चमत्कार होगा? देखिए, चूंकि हमारे पास चमत्कारिक नेतृत्व है, तो निश्चित तौर पर उनके आने से फिजा बदलती है, माहौल बदलता है और एक असर भी होता है। राठौड़ साहब से मारवाड़ के परिप्रेक्ष्य में, शेखावाटी के परिप्रेक्ष्य में सवाल बहुत जरूरी है। राजपूत किस तरफ जा रहे हैं सर? आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद। आप देख लें, राजपूत जहाँ था वहीं ठहरा हुआ है। क्योंकि आज की बात नहीं, आजादी के बाद जब से लोकतंत्र ने आकार लेना प्रारंभ किया, तभी से राजपूत अपोजिशन में रहा, कांग्रेस के विरुद्ध में रहा, आज भी कांग्रेस के विरुद्ध में। जब पिछली बार चुरू आया था सर, आज से 1-1.5 महीना पहले, तब लोगों का ये कहना था सर कि राठौड़ साहब का डर बहुत है, लोग डरते हैं उनसे। राठौड़ साहब का प्यार है। अच्छा, मेरा रुतबा नहीं है। मेरे से किसी प्रकार का कोई भय और खौफ की राजनीति मैंने की नहीं। और इस बार भी मेरा मुकाबला जिन लोगों से है, वो लोग इस प्रयास में जरूर है कि इस प्रकार का वातावरण बन जाए। उनके पास धनबल है, मेरे पास जनबल, और जनबल जीतेगा। आरोप तो उल्टा ये लगता है सर कि बीजेपी के पास इस बार ज्यादा पैसा, कांग्रेस बिल्कुल कटोरा लेकर है। देखिए, जब कांग्रेस ने पैसों से टिकट बांटना चालू कर दिया, पैसे लेकर टिकट बेचना चालू कर दिया, और उनके कई प्रमुख नेताओं पर सरेआम आरोप लग गया, और यहाँ जो उम्मीदवार बने हैं उनको टिकट इसी आधार पर मिला है कि वो इतना रुपया दें तब उनको टिकट मिलेगा। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का चेहरा सामने आ ही गया। राठौड़ साहब, लोग कहते हैं कि बेहतरीन नंबर 2 है, क्या एक्सपेक्ट किया सकता है कि आने वाले वक्त में राजेंद्र राठौड़ साहब नंबर 1 भी हो सकते हैं प्रदेश में? देखिए, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैंने कभी मेरे मन में किसी प्रकार की आकांक्षा पाली नहीं। मैं नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई में कभी उलझा नहीं। मुझे जो कुछ भी पार्टी ने दायित्व दिया वो किया, और मैं अपने आप को अभी इस योग्य मानता भी नहीं। हमारी नेता मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी रहे। अच्छा, एक सवाल सर आखिर में पूछना चाह रहा हूँ, इस बार जीत का मार्जिन कितना आप देख रहे हैं? यहाँ से बढ़ेगा, घटेगा, अंतर कैसा रहेगा? ये भविष्य के गर्भ में है। मैं कोई अहंकार में नहीं हूँ, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरा जब भी मैं चुनाव लड़ता हूँ, मेरे जीत का अंतर निरंतरता से बढ़ता है। इस बार बढ़ेगा। चुरू के लोगों ने एक सवाल आपसे पूछने के लिए कहा था, कस्बा साहब से रिलेशन कैसा है? कस्बा साहब से रिलेशन, राजनीतिक रिश्ते हमारे अच्छे रिश्ते हैं। दोनों भारतीय जनता पार्टी में, दोनों भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। दोनों का मकसद एक ही, सरकार हमारी बड़ी, मुख्यमंत्री बने। थैंक यू वेरी मच सर, ऑल द बेस्ट सर। आज चुनाव के लिए राजेंद्र राठौड़ चुरू में, और चुरू की सियासत में जाहिर तौर पर उनका नाम बहुत चलता है। आगे बढ़ते हुए आज टटोल रहे हैं हम चुरू को। इलेक्शन एक्सप्रेस अपना रास्ता तय करते हुए चुरू में है, और चुरू में इस वक्त सियासत परवान पर है। राजेंद्र राठौड़ के सामने चुनौती देने के लिए कांग्रेस की तरफ से रफीक मंडेलिया साहब मैदान में है, और ये वो मंडेलिया परिवार है जो लंबे वक्त से सियासत में सक्रिय है। मंडेलिया साहब, स्वागत है आपका। कैसे सर आप, और कैसा है माहौल इस बार का चुनाव का? बहुत बढ़िया माहौल है, और हमारे राजेंद्र जी राठौड़ साहब की विदाई होनी तय है चुरू से, और ये आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, हमारे जनता में जोश है, कार्यकर्ताओं में जोश है, और चुरू की जनता ने एक मन बना लिया है कि मंत्री जी को विदाई देनी सुनिश्चित कर ली है। क्यों मंडेलिया साहब, मंत्री जी को विदाई क्यों दिलवाना चाहते हैं आप? मंत्री जी ने यहाँ विकास के काम नहीं किए, लोगों को धोखा दिया, लोगों का विश्वास नहीं जीता, और लोगों के कोई भी काम ऐसा नहीं किया मंत्री जी ने 30 साल के अंदर जो मंत्री जी का नाम लिखा जाए, लेकिन इसका कोई काम नहीं किया। मंडेलिया साहब,
लोगों का ऐसा मानस पटल होता है जब वो वोट कर रहे होते हैं, यानी ये थिंकिंग होती है कि साहब एक तो वो मंत्री जी के लिए वोट कर रहे हैं, एक विधायक के लिए वोट कर रहे हैं। अगर मंडेलिया साहब के लिए वोट करेंगे तो मंडेलिया साहब तो विधायक बनेंगे, और अगर राठौड़ साहब के लिए वोट करेंगे तो वो मंत्री बनेंगे, ज्यादा काम निकलेंगे। ऐसा नहीं है। मंत्री कौन बनेगा ये तो बाद में पता, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, चूरू की जनता ने मन बनाया है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रफीक मंडी जिताना है, और ईमानदार छवि जो मेरे पिताजी ने पिछला 5 साल का कार्यकाल चूरू की जनता ने देखा। पिछला चुनाव भी हम जीतते थे, लेकिन हमारा उपचुनाव हो गया था, एक उम्मीदवार की एक मौत हो गई थी, इसके लिए फर्जी पोलिंग हुई, गुंडा राज हुआ, गुंडागर्दी से चुनाव जीत गए। पिछली बार भी शिक्षक मंत्री जी को मिलनी थी। मैं 15 दिन पहले रफीक जी आया था चूरू, 1 महीने पहले, और तब आपके पिताजी से मेरी मुलाकात हुई थी। तब ये माना जा रहा था कि पिताजी आपके मैदान में होंगे, आप कैसे आ गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो तो हमारी पार्टी ने निर्णय किया और वो हमारे घर का निर्णय था। लोग कहते थे आप लड़ेंगे, कोई कहता था रफीक भाई लड़ेगा, कोई बोलता था मेरा बेटा लड़ेगा, और राहुल जी ने ये कहा कि युवा को लड़ाओ। मंडेलिया में फैसला हुआ, हमारे घर में कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। रफीक भाई साहब, लोग ये बोलते हैं कि हाजी साहब थोड़े नरम मिजाज है और रफीक भाई साहब थोड़े से गर्म मिजाज है। नहीं, कोई नरम गरम की बात नहीं है, हम सच्चे इंसान हैं और कोई गरम की बात नहीं। ये अफवाह है तो मंत्री जी आज भी कहते हैं कि ये तो बम्बई चला जाएगा विधायक बन के, और मैं उनको बताना चाहता हूँ मैं जनता की सेवा करूंगा, गर्म करूंगा, और उनके चूरू के अंदर मंत्री से ज्यादा मेरी रहेगी, ये मैं बताना चाहता हूँ। रफीक जी, एक आरोप और लग रहा है, वो ये लग रहा है कि रफीक जी और मंडेलिया परिवार चुनाव मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर जीतता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों और मंत्री का हर टाइम ऐसा ही रहता है, वो जातिवाद पे जाता है। मैं कोई जातिवाद की बात नहीं करता, मैं आम समाज के लोगों का काम करते हैं। पिछले कार्यकाल में चूरू की आम जनता ने, आम समाज ने देखा, इसलिए आम समाज मेरे साथ है और मेरा विश्वास के साथ मुझे वोटिंग करेंगे। रफीक जी, मैंने देखा और ये मंत्री जी का दावा भी है, मंत्री जी कहते हैं साहब की सड़कें चकाचक है, काम चूरू में इतना हुआ, इतना बेहतरीन नेचर पार्क बना, और बावजूद इसके किसी के पास आरोप लगाने का कोई जरिया है नहीं, केवल आरोप के लिए आरोप लग रहा है, विरोध के लिए विरोध हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरी सड़कें तोड़ के रख दी है, गाड़ियां नहीं निकल सकती। अरे मंत्री जी को भी सोच होता तो चूरू और रतनगढ़ की रोड की हालत देखो, जो मंत्री तारानगर की, और जो मंत्री जी ने पूरे 10 साल वो रोड को घसा है, वो रोड नहीं बना सके तो दूसरी शहर की रोडों का कहाँ उनको वो अंदाज लगेगा कि खराब है। ठीक है, एक चीज ये भी कह रहे हैं रफीक जी की कांग्रेस बटी हुई है, ऊपर कांग्रेस में काफी लड़ाइयां है, नुकसान हो सकता है। कोई बटी हुई नहीं है, पूरी कांग्रेस एक साथ है, और चूरू के अंदर आम कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता टोटल हमारे साथ है, और कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। रफीक भाई साहब अगर चुनाव जीतते हैं, अगर और विधानसभा पहुंचते हैं, तो गहलोत साहब के साथ खड़े होंगे कि सचिन पायलट के साथ खड़े होंगे? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे हाईकमान राहुल जी का जो फैसला होगा, वो जो नेता चुनेंगे, हम राहुल जी के साथ है, वो जो कहेंगे वो हम करेंगे। सबसे बड़ी जरूरत इस वक्त चूरू की आपको क्या लगती? सबसे बड़ी जरूरत है यहाँ युवाओं के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज की जरूरत है, रिंग रोड की जरूरत है, और हॉस्पिटल के हाल इतने खराब है जो उसको सुधारना है। रोडें बहुत खराब है, और चूरू के अंदर देहात में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, और युवाओं के लिए उद्योग की जरूरत है, वो हम करेंगे। पक्का है कुछ करेंगे या चुनावी वायदे हैं बस? और करेंगे तो करेंगे कैसे? इतना बजट चूरू के लिए क्या आ सकता है? चूरू के लिए हम पहले भी बहुत बजट लाए हैं, हम जो कहेंगे वो करेंगे, और जो हमारे वाली साहब जो पीछे एमएलए थे, जो मंत्री नहीं ला सका, वो एमएलए लेके आए, तो अभी भी लाएंगे हम। तो आपको उम्मीद है या चूरू के लोगों को उम्मीद करनी चाहिए कि अगर रफीक जी जीतते तो हो सकता है मंत्री बने? वो मंत्री तो हमारे हाईकमान फैसला करेंगे, वो किसको मंत्री बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, जो उनका फैसला होगा वो मंजूर होगा। रफीक जी का मन है कि नहीं मंत्री बनने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हाईकमान का फैसला होगा वो हम करेंगे। ठीक है, आप हाईकमान के फैसले के साथ में जाने की बात कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सर, कि पिछले दिनों हमने देखा है बहुत परिवर्तन कांग्रेस के अंदर भी हुए, बहुत सारे परिवर्तन बीजेपी के अंदर भी हुए। जैसे टिकट बटा
सारा का सारा पलटा हो गया। मैंने 1 महीने पहले जो परिस्थिति शेखावाटी में कांग्रेस की देखी थी, उतनी मजबूत कांग्रेस आज की डेट में टिकट बंटने के बाद दिखाई नहीं दे रही। नहीं, वो रिजल्ट बताएगा, वही हालत, वो ऐसी की वैसी स्थिति है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज भी हमारे चूरू जिले के अंदर 6 में से 5 सीटें सट्टे वाले जिता रहे हैं। हम तो कह रहे हैं 6 के 6 जीतेंगे। कोई परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारी डिवीजन में सट्टे वाले 3 सीटें बीजेपी की जिता रहे हैं, बाकी कांग्रेस जीत रही है। तो फर्क आपको कैसा लग रहा है? मेरे समझ में नहीं आता। राजेंद्र राठौड़ साहब कहते हैं कि बहुत धनबल के आधार पे, बाहुबल के आधार पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं, कोई धनबल नहीं है। राजेंद्र राठौड़ के पास बहुत पैसा है और उन्होंने राजनीति से पैसा कमाया है। रफीक मंडेलिया तो अपना पसीना बहा के पैसा कमाया है। ऐसा कोई धनबल नहीं है। जैसा उसका पैसा लग रहा है वैसा हमारा लग रहा है। देखिए, कितने वोटों से जीत एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जीत का तो पता ही नहीं लग रहा है कि राजेंद्र राठौड़ कहाँ टिक रहा ही नहीं है। अभी कुछ नहीं कह सकते। मैं समझ रहा हूँ कि 50,000 से राजेंद्र राठौड़ हारेगा चूरू से। बहुत बड़ा दावा आपने कर दिया। बहुत शुक्रिया रफीक जी आपका हमसे बात करने के लिए। रफीक मंडेलिया साहब हमारे साथ थे, कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी, और कह रहे हैं साहब कि वो 50,000 वोटों से जीतेंगे। पीछे ऊंट खड़ा है, अभी बैठना बाकी है। किस करवट बैठेगा ये देखेंगे।